मोहतरम नाज़रीन आदाब। रुमूज़ औक़ाफ़ का सिलसिला चल रहा है और ये उस कड़ी का आज आखिरी वीडियो है। इस आखिरी वीडियो में हम जो बची हुई अलामात हैं, क्योंकि इससे पहले हम सक्ता, वक्फा और राबिता वगैरह के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज का जो आखिरी वीडियो है इसमें हम बाकी बची हुई अलामात का मुताला करेंगे, जिसमें सक्ता है और तफसीला है, खत है, वावैन है, कौसैन वगैरह है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो स्टूडेंट्स, ये एक और इम्पोर्टेंट अलामत है, खत्मे की अलामत, जिसका बार बार इस्तेमाल तहरीर में किया जाता है। तो किताब पढ़ते हैं तब भी आपने देखा होगा कि जब जुमला मुकम्मल हो जाता है तब खत्मा या फुल स्टॉप या पूर्ण विराम लगाया जाता है। और खत्मे की जो खास बात यह है कि रीट वाले ध्यान से इस बात को याद रखें कि खत्मे में जो है वो सक्ता, वक्फा और राब्ता के मुकाबले सबसे ज्यादा ठहराव होता है, क्योंकि खत्मा लगाने का मतलब यह होता है कि आपकी बात, आपका जो जुमला था वो खत्म हो गया है। तो इंग्लिश में जब हम खत्मा लगाते हैं फुल स्टॉप, तो वो एक डॉट के रूप में होता है और हिंदी में खड़ी पाई के रूप में होता है, लेकिन उर्दू में खत्मा एक डैश के रूप में होता है। ये डैश जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो एक डैश और होती है जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, छोटी लाइन। ये उससे अलग होती है, ये थोड़ी छोटी होती है और अगर आप देखेंगे तो शुरू में मोटी और बाद में थोड़ी पतली होती चली जाती है। कलम से बनती है। अब यहाँ भी आप अगर देख रहे हैं स्क्रीन पर तो आपके सामने आपको नजर आ रही है। बहरहाल ये डैश नहीं है, ये खत्मा या फुल स्टॉप है। खत्मा जो है वो जुमले के मुकम्मल होने की अलामत होती है और कारी के लिए ये इस बात का इशारा देती है कि अब वो भरपूर ठहराव कर सकता है, रुक सकता है, क्योंकि बात अब मुकम्मल हो गई। तो दो मिसालें मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, नीचे लिखी हुई आसान से है कि जोधपुर एक खूबसूरत शहर है। बात खत्म हो गई तो हमने खत्मा लगा दिया। दूसरा जुमला है कि सर्दियों के मौसम में धूप बड़ी अच्छी महसूस होती है। बात खत्म हो गई तो हमने खत्मा लगा दिया। तो एक सिंपल सी अलामत है, तो इसको हम कहते हैं खत्मा, फुल स्टॉप या पूर्ण विराम। यहाँ आपके स्क्रीन पर एक अलामत है जिसको हमने लिखा है नाम तफसीला, और इंग्लिश में इसको कॉलन और डैश कहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये दो अलामतों से मिलकर बनी है। कॉलन लगा हुआ है और फिर डैश भी लगी हुई है, तो इसलिए इंग्लिश में इसका नाम ही कॉलन और डैश है। और उर्दू में इसको तफसीला इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अलामत के बाद तफसील पेश की जाती है। इस अलामत से पहले जो कुछ लिखा गया है, इस अलामत को लगाने के बाद उसकी तफसील पेश की जाती है। तफसीला की मिसाल आपको अपनी किताब में देखने को मिलती होगी कि जब कोई हेडिंग लगाई जाती है उस हेडिंग की वजाहत के लिए तफसीला, और तफसीला के बाद उस हेडिंग की वजाहत की जाती है। इसकी मिसालें या इसकी पहले हम डेफिनेशन देख लें, जैसा कि आपकी किताब में दिया हुआ है 10वीं की तफसीला, जैसा कि अलामत के नाम से जाहिर है कि इसका इस्तेमाल तफसील बयान करने या वजाहत के लिए किया जाता है। तफसीला का इस्तेमाल, जो पहला इस्तेमाल है जो हम देखते हैं वो हेडिंग के लिए आता है कि सुर्खी, इंग्लिश उर्दू में हेडिंग को सुर्खी कहते हैं। सुर्खी के बाद इसकी वजाहत या तफसील बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर मिठाई बनाने का तरीका, नीचे जुमला लिखा है मिठाई बनाने का तरीका, ये एक हेडिंग हो गई। उसके बाद आप देखें हमने कॉलन और डैश लगाया है। अब इसके बाद मिठाई बनाने का जो तरीका है वो तफसील से बयान किया जाएगा। तो इस अलामत के लगाने के बाद जो हेडिंग हमने लगाई है, जो सुर्खी हमारी, उसकी तफसील बयान की जाती है, इसलिए इसको तफसीला कहा जाता है। इसी तरह से कि अगर हम कोई उसूल या कोई कायदा या नियम या लॉ लिख रहे हैं, उसकी हेडिंग हमने लगाई है, उसकी वजाहत करेंगे, व्याख्या करेंगे, तब भी
तफसीला का इस्तेमाल होता है। तो हमने इसमें लिखा है कि किसी उसूल या कायदे को बयान करने के बाद उसकी मिसाल दर्ज करने से कबल जैसे और मसलन की जगह भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आप नीचे जुमला देखें कि किसी चीज, शख्स या जगह के नाम को इस्म कहते हैं। अब इसकी वजाहत, व्याख्या करने के लिए हमने मिसालें पेश की, तो हमने तफसीला लगा दिया। तफसीला लगाने के बाद हमने बताया किताब, हामिद और अजमेर। तो यहां भी हम आपने देखा कि हम वजाहत कर रहे हैं या व्याख्या कर रहे हैं अपनी की हुई बात की। तो इस तरह से तफसीला का इस्तेमाल तफसील बयान करने के लिए किया जाता है। आपकी स्क्रीन पर एक और अलामत है जिसको हम कहते हैं खत, इंग्लिश में से कहते हैं डैश। अब आप ध्यान से देखें, ये खत में से मिलती जुलती अलामत है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर खत में जैसा नहीं है। ये शुरू से लेकर आखिर तक पूरी बराबर मोटाई वाली है, जबकि खत्मा जो है वो थोड़ा छोटा होता है और शुरू में मोटा और बाद में पतला होता चला जाता है। तो खत्मा अलग चीज है और ये डैश जो है खत, वो एक अलग अलामत है। ये खत की जो अलामत है, ये किसी लफ्ज की वजाहत के लिए अगर बहुत से अल्फाज आ जाएं तो उन अल्फाज के दरमियान इस खत्मे की अलामत को, उस खत की अलामत को लगाया जाता है। तो ये खत की अलामत, बहुत सारे अल्फाज अगर एक साथ आ रहे हैं तो उनको अलग अलग करने के लिए और डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप नीचे जुमला देखें कि घर के सभी अफराद यानी लोग, घर के सभी लोग, कौन कौन से लोग? वालिद, वालिदा। अब यहाँ वालिद और वालिदा दो अलग अलग लफ्ज हैं, दो अलग अलग शख्स हैं, लेकिन उनमें एक ताल्लुक है। तो अगर हम इनको कंटिन्यू लिखते हैं कि घर के सभी अफराद, वालिद, वालिदा, भाई बहन, माँ बेटी, तो बहुत सारे कॉमा हमें लगाने पड़ते हैं और बात भी मुबहम हो जाती है। लेकिन यहाँ हमने क्या किया कि जो दो लफ्ज ऐसे हैं जिनके बीच में एक किस्म का ताल्लुक है, निस्बत है, तो उनके बीच में हमने डैश लगाई है, बाकी के बीच में हमने सख्ते का इस्तेमाल किया। तो हमने लिखा कि घर के सभी अफराद, वालिद वालिदा, कौमा, भाई बहन, कौमा, माँ बेटी सो रहे हैं। तो इस तरह के जुमलों में जहाँ बहुत सारे अल्फाज आ जाएं और चीजें गड़बड़ होने लगे तो वहाँ वजाहत के लिए हम डैश का इस्तेमाल करते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर बहुत ही कॉमन सी एक अलामत जिसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है फ्लैश हो रही है, आप देखें, इसको हम कहते हैं सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। सवालिया निशान को इस्तफहामिया भी कहा जाता है क्योंकि इस्तफहाम का मतलब भी सवाल होता है। तो इस्तफहामिया अलामत इस्तफहाम या इस्तफहामिया अलामत या सवालिया अलामत, क्वेश्चन मार्क। और इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह से ये चिन्ह सिर्फ इस तरह से अलग है कि आप देखेंगे कि हिंदी या इंग्लिश में जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, उसका जो मुंह है वो लेफ्ट साइड में होता है, जबकि यहाँ हमने इसको घुमाकर इसका मुंह राइट साइड में कर दिया है क्योंकि उर्दू लेफ्ट से राइट में लिखी जाती, राइट से लेफ्ट में लिखी जाती है उर्दू जबान। तो जब हम लिखते हुए आएंगे तो राइट से लेफ्ट में आएंगे, इसलिए हमने इसका मुंह घुमा दिया है। हिंदी और इंग्लिश में हम लेफ्ट से राइट लिखते हैं तो हमने इसका मुंह इंग्लिश और हिंदी में लेफ्ट में रखा है। बहरहाल तो ये सवालिया निशान या इस्तफहामी निशान है और बड़े आसान सा इसकी इस्तेमाल है या इसकी तारीफ है कि सवालिया जुमले के आखिर में इसको लगाया जाता है। ऐसा कोई भी जुमला है जिसमें सवाल पूछा गया है, तो जैसे क्या आज जुमेरात है, ये सवाल है तो हमने इसमें
सवालिया निशान लगा दिया कि क्या हामिद घर आ गया है। ये भी हमने एक सवाल पूछा था, हमने इसके आखिर में सवालिया निशान लगा दिया। डियर स्टूडेंट्स, ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, निदाइया फजाइया। हिंदी में इसको कहते हैं विस्मय बोधिकारी चिन्ह। ऐसा चिन्ह जो विस्मय का बोध कराए, ताज्जुब का बोध कराए, उसको हम निदाइया फजाइया या विस्मय बोधिकारी चिन्ह कहते हैं। उर्दू में हमने इसके निदाइया लफ्ज भी इसके साथ में जोड़ा है। निदाइया लफ्ज बना है निदा से, निदा का मतलब होता है आवाज देना। तो आइए देखते हैं इनका इस अलामत का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। तो पहला जो इसका इस्तेमाल है वो आइए हम देखते हैं कि ऐसे अल्फाज जो किसी को आवाज देने या बुलाने के लिए यानी निदाइया अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं तो उनके बाद ये अलामत लगाई जाती है। जैसा कि इसका नाम भी है निदाइया अलामत। तो ऐसा कोई भी जुमला जो निदाइया जुमला हो, निदाइया जुमला यानी वो जुमला जिसमें किसी को आवाज लगाई जा रही है। तो ऐसे जुमले कौन से होते हैं, ये नीचे देखें। ऐसे अल्फाज के जब आप किसी को बुलाते हैं, आप कहते हैं अरे, नाम आपको मालूम नहीं होता तो आप कहते हैं अरे सुनो इधर आओ। तो अरे के बाद आप मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। या आप किसी को इज्जत से आवाज देते हैं और कहते हैं हजरत जरा मुझे ये बता दीजिए, तो हजरत ये भी एक तरह का निदाइया जुमला है। इसी तरह से ओ छोटे के लिए या थोड़ा सा कम तमीज से जब आप किसी को कहते हो इधर आ, ए भी उसी जुमरे में आता है। या आप किसी को नाम लेकर बोला है खालिद जरा सुनो, तो यहाँ खालिद जो लफ्ज आप अगर निदाइया तरीके से बोल रहे हैं यानी उसको बुलाने के अंदर में बोल रहे हैं, तो खालिद के बाद हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या निदाइया की अलामत जो है वो इसके साथ लगाएंगे। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि विस्मय बोधिकारी चिन्ह, जब भी हमें कोई विस्मय का बोध हो, चाहे वो खुशी की वजह से हो, चाहे वो गम की वजह से हो, चाहे वो अफसोस की वजह से हो या ताज्जुब की वजह से हो, किसी भी वजह से अगर हमें विस्मय हो रहा है तो वो हम इस विस्मय बोधिकारी चिन्ह यानी निदाइया फजाइया अलामत का इस्तेमाल करते हैं। तो खुशी, गम, अफसोस और ताज्जुब, इन सभी का इजहार करने वाले अल्फाज के बाद इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि खुशी के अल्फाज या गम के अल्फाज, तो दोनों को हम अलग अलग देखते हैं और ताज्जुब के अल्फाज कौन से होते हैं उसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं खुशी के अल्फाज। खुशी में जैसे आपने किसी की कोई परफॉर्मेंस देखी, कोई अच्छी बात देखी, तो आप अचानक आपको मुंह से निकलता है वाह वाह क्या बात है। तो वाह के बाद आप इस अलामत को लगाएंगे। आफरीन तारीफ का कलमा है, खूब तारीफ का कलमा है, बेहतरीन तारीफ का कलमा है, शानदार तारीफ का कलमा है। ये तारीफी कलमा आप कब आपके मुंह से निकलते हैं, जब आपको खुशी होती है। किसी का कोई अच्छा काम आप देखते हैं, आपको खुशी महसूस होती है, तो आप उसकी तारीफ करते हैं और तारीफी कलमात आपके मुंह से निकलते हैं। तो ये तारीफी और खुशी के कलमात हैं। इनके बाद निदाइया फजाइया का इस्तेमाल किया जाएगा। गम और अफसोस के बाद भी जब गम और अफसोस के कुछ अल्फाज आपके मुंह से निकलते हैं तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप कहें कि हाय ये क्या हो गया, अफसोस ये कैसे हो गया, तो हाय अफसोस। कई बार ताज्जुब में तो या गम में भी हमारे मुंह से अचानक अल्लाह का नाम निकलता है, या अल्लाह ऐसा कैसे हुआ, तब भी हम या अल्लाह के बाद लगाएंगे, या ये क्या हो गया। और भी अल्फाज हो सकते हैं। तो गम के जितने भी अल्फाज हैं जब भी हम उनको लिखेंगे, तहरीर करेंगे, तो उसके बाद निदाइया फजाइया की अलामत लगाएंगे। इसी तरह से ताज्जुब के अल्फाज, जैसे अचानक आपने कोई चीज देखी और आपको लगा अरे तुम कैसे आ गए, वाह, ऐसा भी हो सकता है, ओहो ये भी है, ये अब ये है, ये यहाँ ताज्जुब के तौर पर लफ्ज इस्तेमाल, ये भी गया था, तब हम लगा सकते हैं क्या बात, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ ताज्जुब का एक्सप्रेशन आ रहा है, तो यहाँ भी हम इसको निदाइया फजाइया को लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये निदाइया फजाइया गम में, खुशी में या ताज्जुब के वक्त जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस अलामत को हम कहते हैं निदाइया फजाइया।
एक और अलामत है जिसे हम कहते हैं कौसैन, और इंग्लिश में हम ब्रैकेट कहते हैं। कौसैन का इस्तेमाल दरअसल एक जुमले के दौरान इजाफी माने या तशरीही या मुताबिदिल अल्फाज वगैरह का जब हम इस्तेमाल करते हैं तब किया जाता है। तो देखें आप इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है कि यह अलामत आमतौर पर एक जुमले के दौरान इजाफी माने, यानी एक जुमले में किसी लफ्ज का कोई और भी अर्थ आप बताना चाहें साथ साथ, तो उसके लिए, या तशरीह मुतबादिल अल्फाज के लिए, या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, अल्फाज का इस्तेमाल हम करें जो पिछले अल्फाज की, पिछले लफ्ज की तशरीह करते हो, व्याख्या करते हो, डिटेलिंग करते हो, तब हम ऐसे अल्फाज को ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे आप मिसाल वाला जुमला देखें कि रुस्तम पहलवान। अब हमने एक लफ्ज लिखा रुस्तम पहलवान, अब हम यहाँ इसकी व्याख्या कर रहे हैं, ये इससे संबंधित मजीद मालूमात दे रहे हैं, तब हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे मरहूम, यानी जो दुनिया में नहीं रहे। रुस्तम पहलवान बड़ा मशहूर पहलवान था। अब हमने मरहूम ब्रैकेट में लिखा क्योंकि रुस्तम पहलवान की जो तशरीह जो है वो हमने यहाँ पेश की और उसके बारे में मजीद जानकारी या मालूमात देना हम चाहते थे, तो हमने यहाँ लिखा। इसी तरह से जैसे अकबर। अब अकबर बहुत सारे लोग हैं, दुनिया में हजारों लोगों के नाम अकबर थे, हैं और रहेंगे, लेकिन यहाँ हम किसी खास अकबर की बात कर रहे हैं तो वजाहत जरूरी है, इसलिए ब्रैकेट में हमने लिखा अकबर मुगल बादशाह। तो यहाँ वजाहत करने के लिए हमने कौसैन का इस्तेमाल किया, अकबर मुगल बादशाह। हम उस वक्त अकबर की बात नहीं कर रहे हैं जो आपके पड़ोस में रहता है, बल्कि हम अकबर की बात कर रहे हैं जो मुगल बादशाह था, बड़ा ज़हीन शख्स था। तो वजाहत करने के लिए या कोई इजाफा करने के लिए हम जो है वो कौसैन का इस्तेमाल करते हैं। कौसैन का एक इस्तेमाल और है कि जुमला मुअतरज़ा यानी वजाहती जुमला के शुरू और आखिर में इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। तो कौसैन का इस्तेमाल जो है आपकी किताब में जो डेफिनेशन लिखी है वो ये लिखी है कि जुमला मुअतरज़ा यानी वजाहती जुमला, उसके शुरू और आखिर में इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बात वही बात है जो अभी हमने आपको समझाई थी कि किसी लफ्ज की वजाहत करने के लिए या एक्सप्लेनेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो नीचे आप देखें कि हमने जुमला लिखा है कि काला पैन, और फिर उसकी वजाहत की हमने कि जो तुमने दिया था कहीं खो गया है। तो ये वजाहती जुमला है काला पैन, इसकी हमने वजाहत यानी डिटेलिंग, इसकी व्याख्या या इसके बारे में मजीद मालूमात हमने आपको दी है, जानकारी दी है, तो उसको हम कौसैन में लिख देते हैं। ये एक और अलामत आपकी स्क्रीन पर है, इसको हम कहते हैं वावेन यानी इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल आपने अपनी किताब में जगह जगह जा बजा देखा होगा और दूसरी तहरीरों में भी देखा होगा कि एक तो इसका इस्तेमाल जो है वो किसी के कौल को, किसी की बात को उसी के अल्फाज में हूबहू दर्ज करने के लिए किया जाता है। जब आप कोई तहरीर लिख रहे हैं और उसमें तहरीर में किसी का कथन भी आप लिखना चाहें, किसी का स्टेटमेंट, तब उसके स्टेटमेंट को हम अलग से दिखाने के लिए कि ये बात आपकी नहीं है, फलाने शख्स की, हम इन्वर्टेड कॉमा में दर्ज करते हैं। जैसे एक जुमला एक रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था। अब जो बात हम लिखने जा रहे हैं वो रशीद अहमद सिद्दीकी की है, उन्हीं के अल्फाज में है, तो इसके लिए हम इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करेंगे और उनकी बात को इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। तो हमने यहाँ उनकी बात को इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है कि गजल उर्दू शायरी की आबरू है, और जहाँ उनकी बात खत्म हो गई वहां हमने कॉमा वापस से इन्वर्टेड कॉमा लगाकर उसको जुमले को बंद कर दिया। तो वावेन का एक इस्तेमाल ये भी है। दूसरा इस्तेमाल वावेन का ये भी है कि आप जो तहरीर लिख रहे हैं उस तहरीर में किसी खास जुमले को या किसी जुमले को आप जुमले की जानिब आप खास तवज्जो किसी को दिलाना चाहते हैं। आपने कोई जुमला ऐसा लिखा है, आपने चंद लाइनें ऐसी लिखी हैं अपनी तहरीर में, तहरीर तो पूरी आपने लिखी है लेकिन 4-5 लाइनें ऐसी हैं जिसकी जानिब आप चाहते हैं कि लोगों की तवज्जो ज्यादा हो, तो उसे मुमताज करने के लिए या हाईलाइट करने के लिए हम उसको
इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं। तो ये वावेन जो है वो किसी की बात को, स्टेटमेंट को, कथन को लिखने के लिए या फिर अपनी ही बात को मुमताज करने के लिए कि साहब इसको आप स्पेशल जो है वो इसकी तरफ ध्यान देंगे, ये बताने के लिए, स्पेशल अटेंशन दिलाने के लिए आप कोई बात लिखते हैं तो उसको भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं।